Hello, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain about the PAL D receiver or decoder. तो इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे PAL D रिसीवर के बारे में या PAL D टीवी रिसीवर के बारे में। PAL D रिसीवर जो होता है इसको डिकोडर भी कहते हैं और PAL D का जो ट्रांसमीटर होता है उसे इनकोडर या कोडर कहते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में PAL D कोडर के बारे में बनाया था। तो आज की हमारी टॉपिक है PAL D रिसीवर और डिकोडर। इसको समझने से पहले इसके कुछ बेसिक ब्लॉक्स को देख लेते हैं। ये PAL D रिसीवर का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इसमें काफ़ी स्टेजेज होती हैं। जैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, इस सेक्शन में जो है लुमिनेंस सिग्नल कलर सिग्नल को सेपरेट किया जाता है। ये दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन में जो है लुमिनेंस सिग्नल, इस सेक्शन में जो है जो क्रोमा सिग्नल होती है उस क्रोमा सिग्नल को जो है R-Y और V-Y के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। PAL D रिसीवर में जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल होती है वह उसमें जो क्रोमा सिग्नल होती है वह U और V के फॉर्मेट में होती है। तो U सिग्नल और V सिग्नल को अगेन R-Y और V-Y के रूप में कलर डिफरेंस सिग्नल के रूप में जनरेट करने के लिए ये सेक्शन पूरा है। तो यह सेक्शन जो है U सिग्नल और V सिग्नल को R-Y और V-Y में कन्वर्ट करता है। यह सेक्शन जो है लुमिनेंस सिग्नल को अलग और क्रोमिनेंस सिग्नल को क्रोमा सिग्नल को अलग करके उनका एम्पलीफिकेशन करने के लिए सेक्शन बना हुआ है। और ये लास्ट सेक्शन जो होता है ये मेन सेक्शन होता है। यहाँ से जो है फाइनली हमारी जो कलर डिफरेंस सिग्नल R-Y और V-Y जो होती है उससे जो है फिर से अगेन जो है RGB के रूप में सिग्नल को जनरेट किया जाता है। तो इसके कुल 3 सेक्शंस हैं। तो आइए वन बाय वन प्रत्येक सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो अगर बेसिक ब्लॉक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर लुमिनेंस सिग्नल प्रोसेसिंग है। इसका काम होता है लुमिनेंस सिग्नल को अलग सेपरेट करना, उसके एटेनुएशन को दूर करना, उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड करना, उसमें डिले प्रोवाइड करना। इसमें नॉच फिल्टर लगा होता है जो फ्रीक्वेंसी लिमिटेड करता है और उसमें जो है उसके एटेनुएशन को दूर करता है। उसके बाद इसमें जो डिले लाइन भी होती है जो कि लुमिनेंस सिग्नल में 64 माइक्रोसेकंड की डिले प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये आउटपुट वीडियो एम्पलीफायर है। तो यह जो होता है वीडियो सिग्नल जो यहाँ से लुमिनेंस सिग्नल आएगी उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 5 मेगाहर्ट्ज़ के रूप में बैंड लिमिटेड होती है। यहाँ पर क्रोमा सिग्नल सेपरेटर है। इसका काम होता है कि जो भी कंपोजिट वीडियो सिग्नल जो रिसीव होगी इस सिस्टम में उस कंपोजिट वीडियो सिग्नल में से क्रोमा सिग्नल और ब्रस्ट सिग्नल जो कलर ब्रस्ट सिग्नल होती है उन दोनों को अलग अलग कर देना। उसके बाद ये फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर है, यह जो क्रोमिनेंस सिग्नल होगी उसको एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद ये सेकंड क्रोमा एम्पलीफायर है, तो ये दूसरे उसी क्रोमा सिग्नल को जो है फिर से अगेन एम्पलीफाई करता है, लेकिन ये डिपेंडेबल होता है कलर किलर सर्किट पर। यहाँ पर ब्रस्ट सेपरेटर एम्पलीफायर है। इसका काम होता है कि कलर ब्रस्ट सिग्नल को अलग कर देना और उसकी फ्रिक्वेंसी इसमें जो है 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है यह फ्रीक्वेंसी के मान पर जो है ये कलर बर्ड सिग्नल को अलग करता है और इसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो होता है ये कलर सब कैरियर जो है जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज कंट्रोलर ब्लॉक है। इसका काम होता है कि जो कलर सब कैरियर जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किए रहना 4.43 मेगाहर्ट्ज़ के रूप में और उसके फेज को कंट्रोल करना, क्योंकि जो इससे सिग्नल जो जनरेट होगी वह कैरियर सिग्नल होगी और इस सिग्नल को जो है यू सिग्नल पर डिमॉड्यूलेशन करने के लिए और भी सेक्शन को भी डिमॉड्यूलेशन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें सब दोनों का फेज अलग अलग होता है। तो इसके फेज को भी कंट्रोल करने के लिए इस ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज कंट्रोलर डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे PAL डिले लाइन है जो 64 माइक्रोसेकंड की डिले करेगी। उसके बाद सबस्ट्रक्टर है, एडर है, ये V सिग्नल डीमॉड्यूलेटर है। तो ये V सिग्नल जो भी होगा उसमें डीमॉड्यूलेशन करेगा। ये U सिग्नल डीमॉड्यूलेटर है तो ये सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा। तो इस प्रकार ये V सिग्नल से जो डीमॉड्यूलेटेड वेव होगी वो R-Y होगी और U सिग्नल की डीमॉड्यूलेटेड वेव जो होगी वो B-Y होगी। और ये R-Y और B-Y को जो है एक रेसिस्टिव मैट्रिक्स में पास किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लुमिनेंस सिग्नल होगी उस लुमिनेंस सिग्नल को भी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ला करके इसके एडर में दिया जाएगा। तो ये एडर जो होता है इन सभी सिग्नल को ऐड करता है। उसके बाद देन इन्वर्टर है। उसके बाद फाइनली सिग्नल जो है रेड ग्रीन ब्लू के रूप में जनरेट होगी। तो आइए इसमें वन बाय वन देखते हैं कि किस प्रकार ऑपरेट करता है या फिर इसका बेसिक ऑपरेशंस क्या है।
सबसे पहले जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल होगी, इस कंपोजिट वीडियो सिग्नल को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है या भेजा जाता है, एक क्रोमा सिग्नल सेपरेटर और लुमिनेंस सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट। तो ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल जब लुमिनेंस सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में जब जाएगी तो यह सेक्शन जो होता है उस कंपोजिट वीडियो सिग्नल में, क्योंकि कंपोजिट वीडियो सिग्नल में जो होती है लुमिनेंस सिग्नल और क्रोमा सिग्नल दोनों होती है और उसमें कलर ब्रश सिग्नल भी होती है। तो यह लुमिनेंस सेक्शन जो होता है उसमें से केवल लुमिनेंस सिग्नल यानी कि वाई सिग्नल को केवल फिल्टर्ड करेगा, आगे पास करेगा, बाकी क्रोमा सिग्नल कलर ब्रश सिग्नल को जो पास नहीं करता है। और उसमें जो अटेनुएशन अगर है, क्योंकि सिग्नल जब रिसीवर के पास रिसीव होती है तो उसमें उसके मान में अटेनुएशन भी हो जाता है, तो उसके अटेनुएशन को दूर करने के लिए इसमें नॉच फिल्टर लगा होता है। तो नॉच फिल्टर जो होता है वह उस सिग्नल के अटेनुएशन को दूर करता है। देन उसके बाद इसमें 64 माइक्रोसेकंड की डिले लाइन होती है, क्योंकि इससे जो सिग्नल प्राप्त होगी वाई सिग्नल, वो वाई सिग्नल यहाँ पर एम्पलीफाई होने के बाद जो सिग्नल मिलेगी उसको सीधे यहाँ पर भेज दिया जाता है रेसिस्टिव मैट्रिक्स के एडर पर। तो लुमिनेंस सिग्नल को यहाँ से डायरेक्टली इस रेसिस्टिव मैट्रिक्स के एडर पर जाने में काफ़ी कम समय लगता है, जबकि जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल की जो क्रोमा सिग्नल होती है उस क्रोमा सिग्नल को कई स्टेजों से पास होने के बाद जो है फाइनली उसका R-Y और B-Y के कन्वर्टेड फॉर्म के रूप में इस रेसिस्टिव मैट्रिक्स पर आना होता है। तो इस प्रकार जो होते हैं R-Y B-Y सिग्नल को यहाँ पर आने में कई स्टेज से पास होने के बाद यानी क्रोमा सिग्नल को कई स्टेज से पास होने के बाद यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, जो कि 64 माइक्रोसेकंड के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो इसीलिए इस लुमिनेंस सिग्नल को डायरेक्टली यहाँ पर आने में भी वही समय लगे जो इस क्रोमा सिग्नल को यहाँ पर फाइनली R-Y और B-Y के रूप में कन्वर्ट होकर आने में जो समय लगे, दोनों का समय बराबर रखने के लिए यहाँ पर जो है डिले लाइन लगी होती है, जो कि 64 माइक्रोसेकंड का लुमिनेंस में डिले कर देगी। तो यहाँ से वाई सिग्नल को यहाँ से निकल कर यहाँ पर आने तक 64 माइक्रोसेकंड का समय लगेगा, तब तक जो है क्रोमा सिग्नल भी R-Y और B-Y के रूप में यहाँ पर आ जाएगी। तो दोनों एक सिग्नल एक साथ यहाँ पर पहुँच जाए उसके लिए इस लुमिनेंस सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में एक डिले लाइन होती है जो 64 माइक्रोसेकंड की होती है। देन उसके बाद उस सिग्नल को जो है वीडियो एम्पलीफायर में पास करेगी। इस वीडियो एम्पलीफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो यह वीडियो एम्पलीफायर जो होगा उस सिग्नल को 5 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी रेंज में बैंड लिमिटेड कर देगा, देन उसका एम्पलीफिकेशन करता है। तो इस प्रकार वीडियो एम्पलीफायर से जो आउटपुट प्राप्त होगा वाई सिग्नल, उसमें जो वाई सिग्नल और ब्लैंकिंग पल्सेस दोनों होंगी, और इस सिग्नल को सीधे जो है यहाँ पर इस रेसिस्टिव मैट्रिक्स के बाद जो एडर होता है आर एडर, जी एडर एंड ब्लू एडर, इसमें जो है इसको डायरेक्टली पास करते हैं। तो इस प्रकार जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल जो होती है इससे लुमिनेंस सिग्नल जो है यहाँ पर लुमिनेंस सिग्नल प्राप्त होती है और उसको यहाँ पर भेजा जाता है। और कंपोजिट वीडियो सिग्नल में जो क्रोमा सिग्नल कलर ब्रश सिग्नल भी होती है, तो उसको जो है सेपरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए इसको क्रोमा सिग्नल सेपरेटर में भेजते हैं। तो क्रोमा सिग्नल सेपरेटर जो होता है वह क्रोमिनेंस सिग्नल और कलर ब्रश सिग्नल दोनों को अलग अलग कर देता है। तो कलर ब्रश सिग्नल जो होगा अलग हो जाएगा, क्रोमिनेंस सिग्नल अलग हो जाएगा। उसके बाद जो सिग्नल यहाँ से मिलेगी उसमें जो होगा वह यह फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर है, तो यह केवल क्रोमा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद इस सिग्नल को जो है कलर ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर भेजते हैं। तो ये ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर जो होता है वो ब्रश कलर ब्रश सिग्नल को जो है अलग कर देता है। तो क्योंकि जो सिग्नल पाल कोडर के द्वारा जो ट्रांसमिट की जाती है उसमें जो क्रोमा सिग्नल होती है, उस क्रोमा सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके कैरियर फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करके भेजा जाता है। क्योंकि कैरियर सिग्नल को अगर भेजा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए जो है जो सिग्नल ट्रांसमिट की जाती है कंपोजिट वीडियो सिग्नल, उस कंपोजिट वीडियो सिग्नल में जो जिस कैरियर के मान पर उसका मॉड्यूलेशन किया गया है क्रोमा सिग्नल का, उसको बैलेंस मॉड्यूलेटर से सप्रेस करके भेजा जाता है। क्योंकि कंपोजिट वीडियो सिग्नल के लिए जो कैरियर सिग्नल होती है वो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ यानी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है, तब उसके बाद उसको भेजा जाता है। और जबकि रिसीवर पर उसी कैरियर की आवश्यकता होती है डीमॉड्यूलेशन करने के लिए, तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी फेज मान की सब कैरियर सिग्नल रिसीवर पर जनरेट करने के लिए, जो कि यहाँ पर कलर सब कैरियर जनरेटर जनरेट करेगा, उसको जनरेट करने के लिए उस कैरियर सिग्नल के इन्फॉर्मेशन के रूप में कलर ब्रश सिग्नल भेजा जाता है। तो कलर ब्रश सिग्नल जो होता है वह इन्फॉर्मेशन बताता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने फ्रिक्वेंसी मान पर कंपोजिट वीडियो सिग्नल का बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेशन किया गया है या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेशन किया गया है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कलर ब्रश सिग्नल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कंपोजिट वीडियो सिग्नल जनरेट की जाती है या तैयार की जाती है, तो उस कंपोजिट वीडियो सिग्नल में मेन वीडियो सिग्नल होती है और उसमें ब्लैंकिंग पल्सेज होती है और सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज होती हैं।
और इस सिग्नल को जो है मॉड्यूलेट जब किया जाता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के द्वारा, तो इसके लिए जो कैरियर की आवश्यकता होती है, वह कैरियर जो सिग्नल जो होती है वह फ्रीक्वेंसी सब कैरियर यानी कि कैरियर सब कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और इसी फ्रीक्वेंसी मान पर जो है, इसी कैरियर मान पर जो है इस कंपोजिट वीडियो सिग्नल का QAM मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेशन किया जाता है। और जब इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं तो इस प्रकार जो प्राप्त सिग्नल होती है वह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव या फिर वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। और जब इस सिग्नल को जब पाल कोडर या इस सिग्नल को जब पाल कोडर के द्वारा जब कन्वर्जन किया जाता है इस सिग्नल को, या ट्रांसमिशन किया जाता है जब इस सिग्नल को रिसीवर के पास, तो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले जिस कैरियर पर जो इसका जिस कैरियर के साथ इसका मॉड्यूलेशन किया गया है कंपोजिट वीडियो सिग्नल का, इसको सप्रेस कर दिया जाता है यानी कि हटा लिया जाता है। क्योंकि इसको भी अगर भेजने के लिए 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, तो इस फ्रीक्वेंसी को दूर करने के लिए इस कैरियर को रिमूव कर लिया जाता है। तो जब इसको रिमूव कर लिया जाता है तो उस प्रकार जो प्राप्त सिग्नल होती है वह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेस्टिजियल साइड बैंड कहलाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि AM जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसमें मेन कैरियर सिग्नल होती है, अपर साइड बैंड होता है और लोअर साइड बैंड होता है। और जबकि वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में केवल एक बैंड कंप्लीट भेजा जाता है, देन सेकंड बैंड का जो है कुछ पार्ट वेस्टाइज पार्ट भेजा जाता है। तो जैसे अपर साइड बैंड एक कंप्लीट पार्ट है और उसमें लोअर साइड बैंड का हाफ पार्ट या कुछ पार्ट ले लिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त सिग्नल जो कहलाएगी वो वेस्टिजियल साइड बैंड कहलाएगी। इसमें कैरियर नहीं होगा, तो कैरियर को सप्रेस करके सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। जब कैरियर को सप्रेस करके ट्रांसमिट किया जाएगा तो रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी पर इस कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया गया था ट्रांसमीटर पर QAM मॉड्यूलेटर के द्वारा। क्योंकि रिसीवर पर जो होगा इस सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन किया जाएगा, तो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए भी उसी कैरियर की आवश्यकता होगी जिस कैरियर पर मॉड्यूलेशन किया गया था। चूँकि जो सिग्नल रिसीवर पे आ रही है उसमें कैरियर सिग्नल नहीं है, उसको सप्रेस कर दिया गया है, तो उस कैरियर को यानी कि उस सिग्नल को या उस कैरियर के इंफॉर्मेशन के रूप में उस रिसीवर को बताने के लिए जो कलर ब्रश सिग्नल होती है उसमें कलर ब्रश सिग्नल भेजते हैं। जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल होती है उसमें कलर ब्रश सिग्नल भेजते हैं। तो जैसे कि ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल का डायग्राम है जिसमें हम जानते हैं कि 25% पर जो होती है वीडियो सिग्नल होती है, इसके 75% लेवल पर जो ब्लैंकिंग पल्सेस होती हैं और 75 से 100% लेवल पर जो है सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस होती हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल में देखना है तो हमारे कंपोजिट वीडियो सिग्नल पर जो बना हुआ वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसका पेजेस भी हमने अपने वेबसाइट पर लिंक के रूप में भेजा हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जिस कैरियर पर मॉड्यूलेशन किया गया है QAM प्रोसेस के द्वारा, उस सिग्नल का इंफॉर्मेशन जो है कलर ब्रश सिग्नल के रूप में इसी कंपोजिट वीडियो सिग्नल में, इस कंपोजिट वीडियो सिग्नल के ब्लैंकिंग पल्सेस के बैक पोर्च के एंड पर 8 से 11 साइकिल के रूप में एक सिग्नल भेजी जाती है। और इस सिग्नल के पास यह इन्फॉर्मेशन होता है कि कितने कैरियर के द्वारा QAM मॉड्यूलेटर जो है मॉड्यूलेशन किया है। तो यह कलर ब्रश सिग्नल जो है इन्फॉर्मेशन रखती है कि उस कैरियर का जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन किया गया है। इसी सिग्नल को बोलते हैं कलर ब्रश सिग्नल। और जब ये रिसीवर पर रिसीव होगी तो कलर ब्रश सिग्नल का कोई काम नहीं होता है, इसका बेसिकली काम होता है केवल कैरियर फ्रीक्वेंसी का इन्फॉर्मेशन रखना। तो उसके रिसीवर में जो होगी उस सिग्नल को जो है सेपरेट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कितने फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी मान पर मॉड्यूलेशन हुआ है। तो क्रोमा सिग्नल सेपरेटर जो होता है वह कंपोजिट वीडियो सिग्नल होती है, इसमें से क्रोमा सिग्नल और कलर ब्रश सिग्नल को सेपरेट कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। उसके बाद ये क्रोमा सिग्नल पहले क्रोमा एम्पलीफायर में पास होती है तो इसको एम्पलीफाई करता है। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर है, तो ये ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर जो होगा ब्रश सिग्नल को जो कलर ब्रश सिग्नल को अलग कर देगा। और इसी ब्रश सिग्नल में इंफॉर्मेशन होता है कि उस कैरियर का जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन किया गया था ट्रांसमीटर पे। तो यह कलर ब्रश सिग्नल जो होगा इस रिसीवर में कब उस कैरियर को जनरेट किया जाएगा जिसका मान 4.43 मेगाहर्ट्ज़ होगा, कब जनरेट किया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लगातार होनी चाहिए, उसका फेज क्या होना चाहिए, उसके लिए जो है इस ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर में 15,625 फ्रीक्वेंसी मान की या लाइन फ्रीक्वेंसी मान की एक सिग्नल इसमें भेजते हैं। ये 15,625 हर्ट्ज़ होता है,
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति सेकंड जो होता है प्रति सेकंड जो सिग्नल की स्कैनिंग होती है उसके लिए जो टोटल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है वो 15,625 होती है। तो ये ब्रश सेपरेटर जो होगा इस 15,625 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मान पर इस ऑटोमेटिक एंड फ्रिक्वेंसी फेज कंट्रोल सर्किट को यह इंफॉर्मेशन बताएगा कि कितने मान की सिग्नल कैरियर के रूप में जनरेट करानी है कलर सब कैरियर जनरेटर के द्वारा, और उसका फेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये 15,625 हर्ट्ज की सिग्नल इसको भेजना पड़ता है। तो ये ब्रश सेपरेटर एम्पलीफायर जो होगा इसी फ्रिक्वेंसी मान पर इस ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी एंड फेज कंट्रोलर के द्वारा इस कलर सब कैरियर जनरेटर पर इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपको जो है कितने फ्रिक्वेंसी मान की सिग्नल जनरेट करनी है। जैसे कि जनरेट करनी है जो कैरियर सिग्नल वो 4.43 मेगाहर्ट्ज की है और इसका फेज क्या होना चाहिए। उसके बाद इस सिग्नल को जो है इसके बाद ये सिग्नल जो होती है ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी एंड फेज कंट्रोल सर्किट, इससे जो सिग्नल एक निकलती है जो कलर किलर में जाती है। जब ये पाल डी रिसीवर जो सर्किट होती है, यानी कि ये पाल रिसीवर सर्किट जो होती है या पाल रिसीवर जो टीवी है, जब ये सिग्नल को रिसीव करता है तो कभी कभी जो होती है वो उसमें कलर सिग्नल नहीं आती है, कभी कभी ब्लैक एंड वाइट भी प्रोग्राम आने लगते हैं। तो जब ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम या सिग्नल जब आएगी तो ब्लैक एंड वाइट और प्रोग्राम के समय में उसमें कलर सिग्नल का कोई काम नहीं होता है, केवल लुमिनेंस सिग्नल का काम होता है, क्योंकि लुमिनेंस सिग्नल में ही ब्राइटनेस होती है ब्लैक एंड वाइट के रूप में। तो जब भी मेन प्रोग्राम हमारा जो आएगा वह ब्लैक एंड वाइट यदि हो जाता है तो ब्लैक एंड वाइट के समय में ये कलर किलर सर्किट जो होगी वो सेकेंड क्रोमा एम्पलीफायर को डीएक्टिवेट कर देगी। तो जब इसको डीएक्टिवेट कर देगी तो इससे जो फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर से जो सिग्नल क्रोमा सिग्नल जिसे कलर सिग्नल बोलते हैं वो जो एम्पलीफाई होकर इसको मिल रही है वह क्रोमा सिग्नल जो होगी सेकेंड एम्पलीफायर में एम्पलीफाई नहीं होगी और ये सिग्नल जो है आगे पास नहीं होगी, क्योंकि उस समय कलर किलर सर्किट जो होगी इस सेकेंड क्रोमा एम्पलीफायर को डीएक्टिवेट यानी कि स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। तो इस प्रकार जो होगा इसके आगे जो होगी कोई कलर सिग्नल इसमें नहीं जाएगी। तो जब कलर सिग्नल यहाँ पर नहीं जाएगी तो यहाँ से कोई भी कलर सिग्नल इसके बाद रेसिस्टिव मैट्रिक्स में नहीं आएगा, सिर्फ इसमें लुमिनेंस सिग्नल आएगा। लुमिनेंस सिग्नल जिसमें ब्राइटनेस होती है और उस ब्राइटनेस में जो है सफ़ेद भी होता है कलर, और सफ़ेद भी होता है और ब्लैक भी होता है, तो उसे हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं। तो जब भी हमारा मेन वीडियो सिग्नल या मेन प्रोग्राम जो है उसमें अगर ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम अचानक से आने लगता है तो उस समय कलर किलर सर्किट जो होगी इस सेकेंड क्रोमा एम्पलीफायर को डीएक्टिवेट कर देगी, ताकि कोई भी कलर सिग्नल जो होगी वो आगे की तरफ ना जाए। उसके बाद यहाँ पे फाइनली अगर कोई ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर से जो सिग्नल एम्पलीफाई हो रही है क्रोमा सिग्नल कलर सिग्नल, उसको फिर से अगेन यहाँ पर जो एम्पलीफाई किया जाता है। तो उसके एम्पलीफाई करने का बेसिक पर्पज़ है कि उसके वोल्टेज और करंट मान को मेंटेन किए रहना, ताकि लास्ट एंड पर जब इस कैथोड रे ट्यूब यानी कि पिक्चर ट्यूब के जब कैथोड पोर्शन पर जब ये सिग्नल दी जाएगी तो उसका वोल्टेज और करंट या पावर मान मिनिमम जितना होना चाहिए उतना मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ पर पाल डिले लाइन में सिस्टम सर्किट में भेजा जाता है इस सिग्नल को, जो कि 64 माइक्रोसेकंड का डिले करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेकंड क्रोमा एम्पलीफायर से जो सिग्नल पास हो रही है उसमें यू सिग्नल और भी सिग्नल होती है, और ये यू सिग्नल भी सिग्नल जो होती है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था पाल डी मॉड्यूलेटर में। तो ये पाल डी मॉड्यूलेटर का ये पूरा सेक्शन है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस प्रकार जो होती है यू सिग्नल और भी सिग्नल को जो है डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो ये पूरा वही सेक्शन है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्रोमा एम्पलीफायर से जो सिग्नल निकलेगी उसमें यू प्लस जे भी और यू माइनस जे भी होगा। तो इस यू प्लस जे भी को एक सबस्ट्रैक्टर में पाल डिले लाइन में और इसको जो एडर में इसी को भेजा जाता है। तो यू प्लस जे भी यू माइनस जे भी एडर में भी जाता है, यू प्लस जे भी यू माइनस जे भी जो है ये सबस्ट्रक्टर में जाता है, देन उसके बाद ये डिले में भी जाता है। तो डिले जो होता है जब इसमें डिले करता है तो इसमें जो सिग्नल जो पहले यू प्लस जे भी है तो यहाँ पर पहले उसके बाद सिग्नल हो जाएगी यू माइनस जे भी, और जो यू माइनस जे भी होती है वो यू प्लस जे भी हो जाती है, और ये यू माइनस जे भी और यू प्लस जे भी सबस्ट्रक्टर में जाएगी, और यहाँ से यू प्लस जे भी और यू माइनस जे भी जब इस सबस्ट्रक्टर में जाएगी तो ये दोनों सिग्नल को जो है सबस्ट्रैक्ट कर देगा। जब दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेगा तो ये 2 जे भी के फॉर्म में आएगी सिग्नल। इसको और डिटेल में देखना है आपको तो हमारे उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिसमें हमने बनाया हुआ है पाल डी मॉड्यूलेटर का। ये वही सेम प्रोसेस है। तो इस सबस्ट्रक्टर से जो सिग्नल प्राप्त होगी वो 2 जे भी के रूप में होगी, और एडर से जो सिग्नल प्राप्त होगी वो 2 यू होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल आएगी यू माइनस जे भी और यू प्लस जे भी, और उसके बाद इसमें सिग्नल दी जा रही है यू प्लस जे भी और यू माइनस जे भी। तो ये एडर जो होगा इन दोनों सिग्नलों को ऐड करेगा तो सिग्नल फाइनली जो प्राप्त होगी वो 2 यू के रूप में होगी। तो इस प्रकार
ये सब्सट्रैक्टर, पाल डिले लाइन और ये एडर, ये तीनों मिल करके जो है जो सिग्नल u प्लस जे भी या u माइनस जे भी के रूप में थी उसमें से केवल 2JV और 2u यानी कि v और u के फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। तो यह v सिग्नल को जो है पास किया जाता है, उसके बाद v सिग्नल डीमॉडरेटर में, और ये सिग्नल को पास किया जाता है u सिग्नल डीमॉडरेटर में, क्योंकि इस u सिग्नल और v सिग्नल को डीमॉडुलेट करना होता है और उसके बाद इस सिग्नल को जो है uv को अगेन फिर से r माइनस वाई और b माइनस वाई के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो v सिग्नल होती है वो r माइनस वाई के रूप में होती है, या r माइनस वाई का ही रूप v सिग्नल होता है, और b माइनस वाई का जो रूप होता है या कन्वर्टेड फॉर्म जो होता है वो u सिग्नल होता है। तो उसके बाद इस u सिग्नल को u सिग्नल डीमॉडरेटर में भेजते हैं और इस v सिग्नल को v सिग्नल डीमॉडरेटर में भेजते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीमॉडुलेशन करने के लिए भी एक कैरियर सिग्नल की आवश्यकता होगी, और इसमें डीमॉडुलेशन उसी कैरियर पर किया जाएगा जिस कैरियर फ्रिक्वेंसी मान पर पाल डी का जो ट्रांसमीटर जो है, पाल सिस्टम का जो ट्रांसमीटर है जिस कैरियर फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन जो है मॉडुलेशन किया है, उसी कैरियर फ्रिक्वेंसी पर इसका डीमॉडुलेशन भी किया जाएगा। और वही सेम कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ पे कलर सब कैरियर लगा हुआ है, तो ये कलर सब कैरियर जनरेटर जो होगा उसी कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा जिसका मान 4.43 मेगाहर्ट्ज़ होगा, और ये सिग्नल जो होगी कहलाएगी FSC यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सब कैरियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4.43 मेगाहर्ट्ज़। और इसका इन्फॉर्मेशन जैसा कि हमने बताया कि ये ब्रश कलर बस सिग्नल के द्वारा मिलता है कि कितने फ्रीक्वेंसी मान का जनरेट करना है। तो ये कलर सब कैरियर जो जनरेटर होगा ये 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर जनरेट करेगा v सिग्नल और u सिग्नल को डीमॉडुलेट करने के लिए इस डीमॉडरेटर के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल जनरेट होगी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की, इसको डायरेक्टली भेजा जाता है ये कलर सब कैरियर जनरेटर जो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर जनरेट करेगा, उस कैरियर को जो है उस कैरियर फ्रिक्वेंसी को डायरेक्टली भेजा जाता है u डीमॉडरेटर पर, और उसके बाद जो है 180 डिग्री फेज स्विच सर्किट के द्वारा जो सिग्नल जनरेट होगी उस सिग्नल को भेजा जाता है v सिग्नल पर। यहाँ पर ये डायग्राम उल्टा बन चुका है, यहाँ से जो सिग्नल मिलेगी उस सिग्नल को जो v पर नहीं भेजा जाएगा उसको डायरेक्टली भेजा जाएगा u पर, और v सिग्नल के लिए जो कैरियर सिग्नल भेजी जाएगी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की, उसको 180 डिग्री फेज चेंजर स्विच सर्किट से पास करने के बाद भेज जाती है। तो यानी कि इसका एरो जो होगा बेसिकली यहाँ पर होगा, और यहाँ से जो सिग्नल जो कैरियर सिग्नल निकल रही है उसको डायरेक्टली यहाँ पर u पर भेजेंगे। तो u सिग्नल पर जो कैरियर सिग्नल भेजी जाएगी वो उसका मान 4.43 मेगाहर्ट्ज़ होगा, और उसका फेज जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और जो v सिग्नल पर v डीमॉडुलेटर पर जो सिग्नल भेजी जाएगी कैरियर सिग्नल, उसका फ्रिक्वेंसी मान भी वो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ ही होगा, लेकिन उसका फेज जो होगा प्रत्येक नेक्स्ट लाइन पर जो है 90 डिग्री शिफ्ट करेगा, यानी कि कभी पॉजिटिव पर कभी नेगेटिव पर होना चाहिए, क्योंकि पाल सिस्टम में जो है v सिग्नल का फेज जो है एक बार +90 डिग्री पर होता है तो एक बार -90 डिग्री पर होता है। तो ऐसा सिग्नल प्राप्त करने के लिए ऐसी शिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर 180 डिग्री स्विच 180 डिग्री फेज शिफ्ट नेटवर्क से में इस कैरियर सिग्नल को पास किया जाता है। तो उस कैरियर सिग्नल जब यहाँ से निकलेगी तो उसका फेज जो होगा हर नेक्स्ट लाइन पर जो है +90 डिग्री और -90 डिग्री पर शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार ये सिग्नल जो यहाँ से निकलेगी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की, और इसका प्रत्येक समय पर जो है प्रत्येक नेक्स्ट लाइन पर जो है इसका फेज +90 डिग्री से -90 डिग्री हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली भेजा जाता है v मॉडरेटर पर। तो डायरेक्टली सिग्नल जो 0 फेज पर निकली वो u पे जा रही है, और v वाली जो है वो +90 डिग्री और -90 डिग्री फेज शिफ्टेड जा रही है v पर। तो इस प्रकार इस v डीमॉडरेटर को जो है एक कैरियर सिग्नल मिलेगा जिसका फ्रिक्वेंसी मान 4.43 मेगाहर्ट्ज़ होगा, और उसका फेज जो होगा वो +-90 डिग्री होगा। और इस u डीमॉडरेटर को भी एक कैरियर सिग्नल मिल रही है जिसका फ्रिक्वेंसी मान 4.43 मेगाहर्ट्ज़ है, लेकिन उसका फेज जो है वो 0 डिग्री है। तो इस v सिग्नल डीमॉडरेटर में मेन सिग्नल आएगी v सिग्नल जिसका डीमॉडुलेशन करना है, और इस 4.43 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर के द्वारा इसका डीमॉडुलेशन किया जाता है। तो यह सिग्नल जब डीमॉडुलेटेड होगी तो वह सिग्नल जो है r-y के रूप में होगी। यह r-y जो है वह कलर डिफरेंस सिग्नल है। उसी प्रकार ये u सिग्नल जब इसको डीमॉडुलेट करेगा, u सिग्नल डीमॉडुलेटर जो है जब इस u सिग्नल को इस कैरियर के साथ डीमॉडुलेट करेगा तो इससे जो कन्वर्टेड सिग्नल होगी वो b-y होगी। यह भी कलर डिफरेंस सिग्नल है। तो इस प्रकार v सिग्नल और u सिग्नल का फाइनल रूप या फाइनल कन्वर्जन r-y और b-y के रूप में हो जाएगा। और ये r-y कलर डिफरेंस सिग्नल और b-y कलर डिफरेंस सिग्नल, इन दोनों सिग्नलों को अगेन भेजा जाता है रेसिस्टिव मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर रेड सिग्नल आ रही है, रेड के द्वारा यहाँ पे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये r-y सिग्नल है, तो ये आएगी रेसिस्टिव मैट्रिक्स में।
उसके बाद ये B माइनस वाई, ये ब्लू के रूप में लाइन बना हुआ है, तो ये B माइनस वाई यानी कि ब्लू कलर की जो कलर डिफरेंस सिग्नल है इसको भेजा जाएगा इस रेसिस्टिव मैट्रिक्स में। तो ये रेसिस्टिव मैट्रिक्स जो होगा वो R माइनस वाई और B माइनस वाई, यह एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो एक प्रॉपर रेसिस्टेंस के अलाइनमेंट के द्वारा यह सिग्नल को R माइनस वाई, G माइनस वाई और B माइनस वाई में कन्वर्ट कर देगा, यानी रेड के कलर डिफरेंस सिग्नल ब्लू के कलर डिफरेंस सिग्नल और ग्रीन कलर डिफरेंस के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो होगा ये रेसिस्टिव मैट्रिक्स R माइनस वाई और B माइनस वाई को R माइनस वाई, G माइनस वाई और B माइनस वाई तीनों सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और इस सिग्नल को भेजते हैं आगे R एडर में, G एडर में और B एडर में, यानी कि रेड कलर के लिए एडर में, ग्रीन के लिए एडर में और ब्लू के लिए एडर में। और इसी एडर पर जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर जो लुमिनेंस सिग्नल जो जनरेट की जा रही है वाई सिग्नल, इसको डायरेक्टली भेजा जाता है यहाँ पर, तो इसी एडर में भेजा जाता है। तो इस एडर में सिग्नल जो आएगी वो प्लस वाई के रूप में होगी। फिर इसी वाई सिग्नल को जैसे आर एडर को भेजा जा रहा है प्लस वाई के रूप में, उसी प्रकार जी को भी भेजा जाएगा प्लस वाई, फिर ब्लू एडर को भी भेजा जाएगा प्लस वाई। तो इस आर एडर में एक सिग्नल आ रही है लुमिनेंस सिग्नल प्लस वाई, और उसी प्रकार जी में भी आ रही है प्लस आई प्लस वाई, और बी में भी आ रही है प्लस वाई। तो ये लुमिनेंस सिग्नल इस एडर को मिलेगी, उसके साथ इन सभी एडर को आर माइनस वाई, जी माइनस वाई, बी माइनस वाई है। तो ये एडर जो होगा इस आर माइनस वाई और वाई को जब ऐड करेगा तो यहाँ से आर सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगी, आर सिग्नल के रूप में मिलेगी। उसी प्रकार ये जी एडर जब वाई सिग्नल को और जी माइनस वाई से ऐड करेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो जी सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि आर जी माइनस वाई प्लस वाई बराबर जी होगा, आर माइनस वाई प्लस वाई बराबर आर होगा। उसी प्रकार बी माइनस वाई प्लस वाई जो इसमें सिग्नल भेज जा रही है लुमिनेंस, वह बराबर बी होगा। तो फाइनली जो होगी इन तीनों एडर सर्किट से सिग्नल जो होगी वह रेड ग्रीन ब्लू के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल रिसीव होती है टीवी रिसीवर में, उस सिग्नल को यहाँ तक जो है फाइनली रेड ग्रीन ब्लू के रूप में जो मेन प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इस रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल को ये टीवी रिसीवर है, तो टीवी रिसीवर में जब भी जो भी प्रोग्राम देखा जाता है वो पिक्चर ट्यूब पर देखा जाता है, पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर भेजा जाता है, देखा जाता है। तो पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर जो सिग्नल होगी हमारी कलर सिग्नल, इस सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। तो ये पिक्चर ट्यूब का जो कैथोड होता है उस पर अप्लाई किया जाता है। तो पिक्चर ट्यूब के कैथोड पर ये रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल जब अप्लाई करेंगे तो उसके मान के अनुसार टीवी पर जो होगा जिस कलर का प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम दिखाई देता है। तो कैथोड को इस कलर से कैथोड को ये रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल देने के लिए, चूँकि कैथोड पर जो है पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई किया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए, या कैथोड के लिए नेगेटिव वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल को नेगेटिव वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आर सिग्नल, जी सिग्नल, बी सिग्नल है यह वोल्टेज के फॉर्म में है, और कैथोड को ये सिग्नल भेजना है पिक्चर ट्यूब के, तो ये नेगेटिव वोल्टेज के रूप में होना चाहिए। तो इस सिग्नल को जो है इन्वर्टर में पास किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है इन्वर्टर एम्पलीफायर, इन्वर्टर एम्पलीफायर, इन्वर्टर एम्पलीफायर। तो इस रेड सिग्नल को इन्वर्टर एम्पलीफायर में भेजेंगे तो यह रेड इन्वर्टर एम्पलीफायर इस रेड सिग्नल को माइनस आर में कन्वर्ट कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करके भेजता है। एम्पलीफाई करने का मतलब है कि उतना वोल्टेज लेवल होना चाहिए जितने कैथोड के लिए आवश्यकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जी सिग्नल को भी इन्वर्टर एम्पलीफायर में भेजेंगे तो ये माइनस जी कर देगा, और बी सिग्नल को इन्वर्टर एम्पलीफायर में जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। और इसके साथ इन सभी में एम्पलीफायर है, तो जो भी सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगी माइनस आर एम्पलीफाइड होगी, माइनस जी एम्पलीफाइड होगी और माइनस बी एम्पलीफाइड होगी। और इस प्रकार फाइनल इस रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल को पिक्चर ट्यूब के कैथोड पर अप्लाई करने के लिए इनको भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है पिक्चर ट्यूब का कैथोड लगेगा, उसके बाद पिक्चर ट्यूब होगी जो कि इस कलर कंपोजिट सिग्नल को के मान के अनुसार उसको इसके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगी जो भी प्रोग्राम ट्रांसमिट किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये पाल डी रिसीवर सर्किट टीवी रिसीवर में कंपोजिट वीडियो सिग्नल को फाइनली रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट करने में, उसके बाद इस सिग्नल को कैथोड पर अप्लाई करके पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने में काम में आता है। धन्यवाद।